दो चैप्टर्स आज हमने डिस्कस करने हैं। वर्क पावर एनर्जी भी डिस्कस करना है और साथ में हमने रोटेशनल मोशन को भी डिस्कस करना है। बस 1 to 2 मिनट्स में हम स्टार्ट लेंगे। चलें तो स्टार्ट लेते हैं वर्क पावर एनर्जी के डोमेन से और सबसे पहले वर्क को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्क के केस में पहली बात जो है वो तो आप ये जहन में रखें कि वर्क करना जो है ये फोर्स का काम है, ठीक है। वर्क कौन करेगा? वर्क आपके साथ फोर्स करेगा, मतलब वर्क करना, डूइंग वर्क इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये पहली बात होगी जो आपने जहन में रखनी है। और ये बात आपने जहन में क्यों रखनी है स्टूडेंट्स? हो सकता है कि आपके साथ एक बॉडी पर जो है वो एक से ज़्यादा फोर्सेज एक्ट कर रही हों, तो फिर ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जब आपसे कहा जाता है कि वर्क फाइंड करें तो आपने फिर ये सोचना होता है कि किस फोर्स का वर्क फाइंड करना है, क्योंकि वर्क करना किसका काम है? वर्क करना फोर्स का काम है। तो जब आपसे कहा जाता है कि वर्क फाइंड करें तो फिर आपने सोचना होता है कि किस फोर्स का वर्क फाइंड करें। जैसे यहाँ पर एक बॉडी पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो जब आपसे कहा जाएगा इस डायग्राम में कि वर्क फाइंड करें तो आपको फिर सोचना होगा कि क्या हम वो वर्क फाइंड करें जो F1 की वजह से है, या हम वो वर्क फाइंड करें जो F2 की वजह से है, या फिर हम वो वर्क फाइंड करें जो Fnet की वजह से है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन में पता हो कि हमने किस फोर्स का वर्क जो है वो फाइंड करना है, क्योंकि वर्क करना फोर्स की प्रॉपर्टी है। और हो सकता है कि जिस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा हो वो एक से ज़्यादा हो, और हो सकता है कि एक से ज़्यादा फोर्सेस जो हैं वो वर्क कर रहे हों। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने किस फोर्स का वर्क फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स ये आपने उस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगाना होगा कि आपको किस फोर्स का वर्क फाइंड करना है। कभी कभार आपसे कह दिया जाता है कि फाइंड द वर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कभी कभार आपसे कह दिया जाता है कि फाइंड द वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शंस, कभी कभार आपसे कह दिया जाता है कि फाइंड द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस फोर्स का वर्क फाइंड करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये बात पहली लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब भी आप वर्क फाइंड करें तो आपको पता हो कि मैंने किस फोर्स का वर्क फाइंड करना है। तो डूइंग वर्क इज द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, पहली बात। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स कि हर फोर्स वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। वर्क करना तो फोर्स का काम है, इसमें कोई शक नहीं कि वर्क करना किसका काम है? फोर्स का काम है। लेकिन हर फोर्स जो है ये आपके साथ वर्क सकता। वर्क इज द एबिलिटी ऑफ फोर्स बट नॉट एवरी फोर्स कैन परफॉर्म वर्क, ठीक है। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, उसमें हम वर्क की डिफिनीशन की तरफ अब आ जाएंगे। तो वर्क की डिफिनीशन क्या है? वर्क इज डन व्हेन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, और इसीलिए हम वर्क को डिफाइन करते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स वर्क के जो फैक्टर्स हैं ये फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। और इसके तीन फैक्टर्स के ग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं। ये ग्राफ्स आपने पहले जो है पढ़े हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि वर्क जो है फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थीटा के साथ भी आपको इसका ग्राफ नजर आ रहा है। थीटा के साथ जो है 0 पे वर्क पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, 180 पे वर्क नेगेटिव मैक्सिमम होता है, और 90 पर और 270 पे वर्क जो है वो 0 हो जाता है। स्टूडेंट्स इस ग्राफ के हेल्प से वो तमाम पॉसिबिलिटीज जिसमें वर्क 0 होगा, स्टूडेंट्स एक ये पॉसिबिलिटी है जिसमें वर्क 0 है, एक ये पॉसिबिलिटी है जिसमें वर्क 0 है, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको ये तमाम चारों के चारों पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है वर्क के 0 होने की। इसके अलावा वर्क कभी भी 0 नहीं होगा। स्टूडेंट्स वर्क के पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो आप देखें तो वो ये रीजन है, इस रीजन में वर्क पॉजिटिव है और इस रीजन में, इन दोनों रीजन में आपके साथ वर्क क्या है? इन दोनों रीजन में वर्क पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान हो या फिर 270 और 360 के दरमियान हो तो फिर वर्क आपके साथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स वर्क के नेगेटिव होने की क्या पॉसिबिलिटीज है? वर्क के नेगेटिव होने की ये रीजन है, देखें 90 से लेकर 270 तक। तो 90 से लेकर 270 तक वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? 90 से लेकर 270 तक वर्क नेगेटिव होता है। अच्छा ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि 0 डिग्रीज पे वर्क पॉजिटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी होता है, और 90 डिग्रीज पे भी जो वर्क होगा वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। सॉरी 180 डिग्रीज पे वो क्या होगा? नेगेटिव मैक्सिमम होगा। 0 डिग्रीज पे वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा वर्क, और 180 डिग्रीज पे वो क्या होगा? वो आपके साथ नेगेटिव मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट्स अगर हम वर्क के फॉर्मूला को देखें तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो आपके साथ एरिया होगा वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स वर्क दो केसेस में हो सकता है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से या वेरिएबल फोर्स की वजह से। कांस्टेंट फोर्स में तो आप जो एरिया फाइंड करते हो वो रेक्टेंगल का एरिया होता है और वो सिंपल एफडी होता है। और स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स की दो किस्में हैं, एक वो वेरिएबल फोर्स है जो लीनियरली चेंज कर रहा है, और एक वो वेरिएबल फोर्स है जिसमें आपको ये नजर आ रहा है वो लीनियरली चेंज नहीं कर रहा। जो फोर्स लीनियरली चेंज कर रहा है उसमें तो आप फोर्स का एवरेज भी ले सकते हो, या सिंपल अल्फाज में आप ट्राइंगल का फार्मूला भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो फोर्स स्टूडेंट्स लीनियरली चेंज नहीं कर रहा उस फोर्स के लिए
उस वर्क के लिए फिर आप सुपरपोजिशन थ्योरम का सहारा लेते हो और फिर आप डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके हर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हो और उन तमाम रेक्टेंगल के एरियाज को फिर आप आपस में प्लस कर देते हो, जिससे टोटल वर्क आ जाता है। तो इसको फिर आप कहते हो कि ये हमने क्या अप्लाई किया है, ये हमने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया है। स्टूडेंट्स, आपके साथ वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो 1 जूल है और 1 जूल इक्वल होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर के। इसके अलावा भी वर्क का एक यूनिट है CGS यूनिट, उसको 1 अर्ग कहते हैं और वो 1 अर्ग जो होता है ये 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और स्टूडेंट्स, जाउल्स और अर्ग्स में क्या रिलेशन है? जाउल्स और अर्ग्स आपके साथ 1 जूल जो होता है ये 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है और 1 अर्ग जो होता है ये 10⁻⁻⁷ जूल्स के इक्वल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड। लेट्स सपोज आपके साथ एक मिसाल के तौर पे एक फील्ड है और उस फील्ड में आप एक बॉडी को पॉइंट ए से लाना चाहते हैं पॉइंट बी तक, लेकिन आप क्या करते हैं, आप 2 रास्तों का इंतखाब करते हैं। पहले आप इसको इस रास्ते से लेके आते हैं पाथ 1 और फिर आप उसको इस रास्ते से लेके जाते हैं पाथ 2, ठीक है। अगर इन दोनों रास्तों में फील्ड जो है, हम नहीं फील्ड, अगर फील्ड एक जितना वर्क करें, ठीक है, अगर फील्ड एक जितना वर्क करें तो हम पहली बात क्या कर लेंगे कि वर्क डन उस फील्ड में क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब इस पहले रास्ते से भी मिसाल के तौर पे फील्ड कितना वर्क करे 10 जूल्स का और इस दूसरे रास्ते से भी फील्ड कितना वर्क करे 10 जूल्स का, तो फिर हम कहेंगे कि इस फील्ड में जो वर्क हो रहा है वो वर्क क्या है, वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहली ये बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि अगर हम किसी बॉडी को किसी फील्ड में ए से मूव करते हुए वापस ए तक ले आए और इस पे फील्ड का वर्क क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं कि क्लोज लूप वर्क क्या हो गया, क्लोज लूप वर्क 0 हो गया। स्टूडेंट्स, ये बात बल्कि ये दोनों बातें जिस भी फील्ड में देखी जाती है तो उस फील्ड को फिर हम क्या कहते हैं, उस फील्ड को फिर हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिहाज से ये कुछ बातें याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 100% कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये 100% कंजर्वेटिव है, इलास्टिक फील्ड जो है ये भी 100% कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 50% कंजर्वेटिव है और हमारा जो फोर्स है ये 0% कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शंस का जो फोर्स है ये भी 0% कंजर्वेटिव है और जो अपोजिंग फोर्सेस जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो तमाम भी क्या है, वो भी 0% कंजर्वेटिव है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी है। स्टूडेंट्स, इसका एक फार्मूला ½ mv² है, इसका दूसरा फार्मूला ½ m × v.v है, इसका तीसरा फार्मूला p²/2m है और आप काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इस mv को pv, क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, ½ pv, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी और उसका आप हाफ ले लें तो ये भी किसके इक्वल होता है, ये भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो मुख्तलिफ गिवन डेटास को देखते हुए आप मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हैं वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके साथ स्टूडेंट्स है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये जहन में याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी में हमें क्या करना पड़ता है, हमें फील्ड के खिलाफ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। बल्कि आप जनरली ये बात जहन में रखें कि वो वर्क जो किसी भी फोर्स के खिलाफ हो, वो वर्क जो किसी भी फोर्स के खिलाफ हो, उस वर्क को हम क्या कहते हैं, उस वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ वर्क करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ वर्क करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के खिलाफ वर्क करें तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इलास्टिक फोर्स के खिलाफ वर्क करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के खिलाफ वर्क करें तो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम अपथ्रस्ट के खिलाफ वर्क करें तो अपथ्रस्ट पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम जो है केमिकल फोर्स के खिलाफ वर्क करें तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी के जनरल कंसेप्ट, जो उसका सबसे जनरल कंसेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में आपने किसी फोर्स के खिलाफ क्या करना होता है, आपने किसी फोर्स के खिलाफ वर्क करना होता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ पोटेंशियल एनर्जीज के फार्मूलाज जो है वो नजर आ रहे हैं, तो ये सारे फार्मूलाज यूज हो सकते हैं, इसमें आप जो है इन फार्मूलाज को जहन में रखें। यहाँ पे एक बात जो है वो आप ये भी जहन में रखें कि ये आखिर में जो 2 फार्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं ये पोटेंशियल्स के फार्मूला हैं, ये पोटेंशियल एनर्जीज के फार्मूलाज नहीं है, ठीक है, तो ये जहन में रखें। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फर्क क्या है, आप जरा देखें। यहाँ पे हमारा ज्यादातर ताल्लुक ग्रेविटेशनल के साथ होगा ना, तो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जरा देखें। स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्लैनेट के पैरामीटर्स भी नजर आएंगे इस फार्मूला में और बॉडी के पैरामीटर भी नजर आएंगे, तो इसीलिए इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट्स हम इसको प्लैनेट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, हम इसको प्लैनेट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लेकिन साथ में हम इसको बॉडी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये प्लैनेट पर भी डिपेंड करता है और बॉडी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें देखें ये मास जो है प्लैनेट की प्रॉपर्टी है और ये वाली मास बॉडी की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये प्लैनेट प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये प्लैनेट कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है, प्लैनेट कांस्टेंट ये नहीं है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इसको जरा देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके फार्मूला में देखें स्टूडेंट्स, तो इसके फार्मूला में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के पैरामीटर्स हैं, इसमें बॉडी के पैरामीटर्स नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी प्लैनेट प्रॉपर्टी भी है लेकिन साथ में ये प्लैनेट कांस्टेंट भी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में ये डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपके साथ प्लैनेट प्रॉपर्टी होती है, जबकि पोटेंशियल आपके साथ क्या होता है, ये आपके साथ प्लैनेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फील्ड से रिलेटेड, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि फील्ड से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्टूडेंट्स याद रखें,
जब भी हम किसी फील्ड को जब भी हम किसी फील्ड में किसी बॉडी को मोशन देते हैं, जब भी हम किसी फील्ड में किसी बॉडी को क्या देते हैं, मोशन देते हैं, तो उस फील्ड की 3 किस्म की रिस्पॉन्सेज होती हैं। वो फील्ड 3 किस्म के रिएक्शंस देता है हमें। या तो वो फील्ड हमारी बॉडी के उस मोशन को सपोर्ट करता है, या वो फील्ड हमारी बॉडी के उस मोशन को अपोज करता है, और या फील्ड कुछ भी नहीं करता। फील्ड ना सपोर्ट करता है और ना ही अपोज करता है। तो ये जो है ये 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं फील्ड के। जब भी हम किसी फील्ड में जो है किसी बॉडी को मोशन देते हैं, तो वो जो फील्ड होता है वो 3 किस्म की रिस्पॉन्सेज पेश करता है। या वो सपोर्ट करता है मोशन को, या वो अपोज करता है, और या फिर फील्ड कहता है कि मेरी बला से आपने करना है तो कर लें, नहीं करना तो मत करें। ठीक है, तो इस 3 केसेस को जरा समझने की कोशिश करें। और आप ग्रेविटेशनल फील्ड की मिसाल ले लें। आपको ये बॉडी नजर आ रही है स्टूडेंट्स, और इस बॉडी ने, लेट्स सपोज हमने इस बॉडी को कैसे फेंकना है, इस पोजीशन 1 को देखें, हमने इस बॉडी को नीचे मूव कराना है। तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचें जरा कि क्या हमें इसे मूव कराना पड़ेगा या फील्ड ही इसे मूव कराना शुरू कर देगा। मतलब अगर हम एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में नीचे मूव कराना चाहते हैं, तो फील्ड तो कहेगा कि आप बस रिलीज कर दें इस बॉडी को नीचे ले जाना मेरा काम है, आप इस पे मेहनत करें मत, मैं इस बॉडी को नीचे ले जाके आपका मकसद पूरा करूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फील्ड इस मोशन को, इस 1 वाले मोशन को फील्ड क्या करेगा, फील्ड इस 1 वाले मोशन को सपोर्ट करेगा। तो इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्क डन बाय द फील्ड। ठीक है, ये आपके साथ क्या होगी, वर्क डन बाय द फील्ड। और स्टूडेंट्स वर्क डन बाय द फील्ड में याद रखें कि बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये तो 1 का मोशन हो गया। स्टूडेंट्स अब जरा 2 के मोशन पे आए। जब आपने किसी बॉडी को ऊपर ले जाना होता है, तो स्टूडेंट्स फील्ड अब इस मोशन को सपोर्ट नहीं करेगा, फील्ड अब इस मोशन को क्या करेगा, फील्ड अब इस मोशन को अपोज करेगा। फील्ड कहेगा कि करके तो दिखाओ, आप जरा इस बॉडी को तो ऊपर ले जाओ, आपको मेरे खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इस बॉडी को ऊपर ले जा पाओगे, वरना आप इस बॉडी को ऊपर नहीं ले जा सकते। तो स्टूडेंट्स ये जो दूसरा केस है, इसमें फिर हमें फील्ड के खिलाफ वर्क करना पड़ता है। और यहां आप पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन पे सोचो कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क अगेंस्ट द फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो दूसरी कैटेगरी है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। स्टूडेंट्स ये वर्क नेगेटिव होता है, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और बॉडी क्या करती है, बॉडी लो पोटेंशियल से चली जाती है हाई पोटेंशियल की तरफ। अब स्टूडेंट्स इस केस नंबर 3 को देखें। केस नंबर 3 में अगर आप इस बॉडी को कैसे मूव कराते हैं, आप इस बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा खुद सोचें, हॉरिजॉन्टल मूव कराने में क्या उस बॉडी के पोटेंशियल में फर्क पड़ा, क्या वो लो पोटेंशियल से हाई पे चला गया, या वो हाई से लो पे चला गया, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में फील्ड कहता है कि मैंने ना सपोर्ट करना है इस मोशन को, और ना ही मैंने इस मोशन को अपोज करना है, बल्कि आपने अगर खुद ये मोशन करना है तो कर लें, और नहीं करना तो मत करें। मैंने ना इस मोशन को सपोर्ट करना है और ना ही इस मोशन को अपोज करना है। तो ऐसे केस को क्या कहते हैं, नो वर्क इज डन बाय द फील्ड, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल पे है। और स्टूडेंट सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल पे आपके साथ क्या सिचुएशन होती है, वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको याद है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपके साथ कोई वर्क नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स ये फील्ड के 3 रिस्पॉन्सेज जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको ध्यान में रखें। जब भी आप फील्ड में किसी बॉडी को मूव कराएंगे तो फील्ड 3 किस्म की रिस्पॉन्सेज देगा, या फील्ड उस मोशन को सपोर्ट करेगा, या फील्ड उस मोशन को अपोज करेगा, और या तीसरी सिचुएशन ये होगी कि फील्ड ना सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा। यहां तक स्टूडेंट्स जरा कमेंट्स में बताएं कि कोई कंफ्यूजन है, आपको किसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन करना है या नहीं करना, हम आगे बढ़ें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसको कहा जाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने के आपके साथ मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, और वो तरीके 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के जो डिटेल्ड केसेस हैं वो डिटेल्ड केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को जो है मुख्तलिफ तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तरीका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का ये है स्टूडेंट्स के, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि वर्क एंड एनर्जी हैव सेम नेचर, वर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस, दे हैव सेम यूनिट्स एंड दे कैन इंटर कन्वर्ट इनटू वन अनदर। ठीक है, मतलब पहली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है कि वर्क एनर्जी, वर्क और एनर्जी ये जो 2 चीजें हैं, इनके यूनिट्स भी सेम है आपके साथ, इनके डायमेंशंस भी आपके साथ सेम है, इनका नेचर भी आपके साथ सेम है, और ये क्या हो सकते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का पहला तरीका हुआ। स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का दूसरा तरीका क्या है, याद रखिए कि एनर्जी कन्वर्जन जो है ये सिर्फ वर्क के थ्रू पॉसिबल होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट होती है तो क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि दरमियान में वर्क इन्वॉल्व होता है। अगर वर्क इन्वॉल्व ना हो तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स याद रखें कि एनर्जी कन्वर्जन का हर रास्ता वर्क से गुजरता है, एनर्जी कन्वर्जन का हर रास्ता वर्क से गुजरता है। वर्क के बगैर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी तो दरमियान में वर्क इन्वॉल्व होगा, अगर एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो दरमियान में वर्क इन्वॉल्व होगा। वर्क के बगैर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यह वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का दूसरा तरीका है। स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का तीसरा तरीका यह है कि अगर एक बॉडी चाहती है कि उसकी एनर्जी चेंज हो जाए, इफ द मतलब द एनर्जी ऑफ द बॉडी कैन ओनली बी चेंज बाय 2 वेज। अगर एक बॉडी चाहती है कि वो अपनी एनर्जी क्या कर दे, वो अपनी एनर्जी चेंज कर दे, तो स्टूडेंट्स 2 तरीके हो सकते हैं, या तो उस बॉडी को खुद वर्क करना पड़ेगा या उस बॉडी पे हमने वर्क करना होगा। तो 2 तरीके हैं किसी बॉडी के एनर्जी को चेंज करने के, या वो बॉडी खुद वर्क करेगी और या उस बॉडी पे हमने वर्क करना होगा। अगर वो बॉडी खुद वर्क करे स्टूडेंट्स तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर हम उस बॉडी पे वर्क करें तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी।
स्टूडेंट्स, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का तीसरा तरीका हो गया। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का चौथा तरीका, और वो ये है कि व्हेन पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस एंड व्हेन नेगेटिव वर्क इज डन ऑन द बॉडी इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने का चौथा तरीका। लेकिन स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अगर हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के 5 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के कितने स्टेटमेंट्स हैं? 5 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के। स्टूडेंट्स, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट ये कहता है वर्क हो रहा होगा, स्पीड बढ़ रही होगी और हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स? हाइट उसकी सेम होगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क आपके साथ कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो आपको मिसाल के तौर पे ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब देखिए स्पीड बढ़ रही है लेकिन हॉरिजॉन्टल रोड है, तो मतलब हाइट क्या है? हाइट कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो? W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या आप यूज कर सकते हो F इंटू डी इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन ये पहला वाला फार्मूला आप आइडियल के लिए यूज करोगे। अगर कोई प्रैक्टिकल सिस्टम है तो प्रैक्टिकल सिस्टम में तो फिर लॉसेस भी होंगी, तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? फिर आप यूज करोगे FD इज इक्वल टू हाफ mv² और साथ में क्या आ जाएंगे? साथ में प्लस लॉसेस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ वी वांट वी कैन कन्वर्ट वर्क इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जरूरी नहीं कि वर्क सिर्फ काइनेटिक में कन्वर्ट हो, अगर हम चाहें तो हम वर्क को पोटेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी? उसके लिए कंडीशंस ये होगी कि वर्क हो रहा होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, और क्या चीज चेंज होगी? हाइट चेंज होगी और हाइट इंक्रीज होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल पे एक स्टेटमेंट नजर आ रहा है कि अ बॉडी इज राइजिंग अप अ हिल एट कांस्टेंट स्पीड। अ बॉडी इज राइजिंग अप अ हिल एट कांस्टेंट स्पीड, तो स्टूडेंट्स स्पीड उसकी कांस्टेंट है और वो राइज कर रही है। राइज कर रही है मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे वर्क आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस केस में आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या FD इज इक्वल टू mgh। लेकिन ये वाला फार्मूला आप आइडियल के लिए यूज करेंगे, और अगर प्रैक्टिकल सिस्टम है तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? फिर आप यूज करोगे FD इज इक्वल टू mgh प्लस लॉसेस। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का तीसरा स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का तीसरा स्टेटमेंट है कि वर्क ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि वर्क काइनेटिक में भी कन्वर्ट हो जाए और साथ में पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आपके साथ आ सकती है कि वर्क का कुछ हिस्सा काइनेटिक में चला जाए और कुछ हिस्सा पोटेंशियल में चला जाए। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा? इसमें आपके साथ कंडीशंस क्या होगी? कंडीशंस ये होगी कि वर्क हो रहा होगा और उस वर्क की वजह से स्पीड भी बढ़ेगी और साथ में उस वर्क की वजह से हाइट भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रहा है कि अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अप अ हिल। अब एक्सेलरेटिंग का मतलब स्पीड भी बढ़ रही है और अप अ हिल का मतलब हाइट भी बढ़ रही है। तो ऐसे केस में फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, आइडियल में आप हाफ mv² प्लस mgh यूज करेंगे और प्रैक्टिकल में आप हाफ mv² प्लस mgh प्लस लॉसेस यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि ये लॉसेस जो होती है ये उन एनर्जीज के साथ होती है जो इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, मतलब ये एनर्जी सोर्स के साइड पे लॉसेस नहीं लिखनी, एनर्जी कंज्यूम के साइड पे लॉसेस लिखनी है। ठीक है, तो इसमें आप सब में देखें राइट हैंड साइड पे लॉसेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लॉसेस मेंशन नहीं हुई। अच्छा स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फोर्थ स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फोर्थ स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम चाहें तो हम पोटेंशियल को भी काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी? इसके लिए कंडीशंस ये होगी कि हाइट डिक्रीज होगा और स्पीड इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप फार्मूला यूज करेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ mv² आइडियल केस में और mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस लॉसेस प्रैक्टिकल केस में। और स्टूडेंट्स, पांचवा स्टेटमेंट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का ये कहता है कि अगर हम चाहें तो काइनेटिक को भी पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स या कंडीशंस होंगी? उसमें स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन में देखना होगा कि स्पीड डिक्रीज हो रही हो और हाइट क्या हो? हाइट इंक्रीज हो रही हो। और ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? हाफ mv² को mgh के इक्वल करोगे आइडियल केस में और फिर हाफ mv² को mgh प्लस लॉसेस के इक्वल करोगे प्रैक्टिकल केस में। स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ थे ये 5 डिटेल्ड स्टेटमेंट्स थी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। लेकिन एक अब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को जनरलाइज भी कर देते हैं। स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और कुछ नहीं है, ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम को, किसी न्यूमेरिकल को, किसी एमसीक्यू को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के जरिए सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ 2 चीजें देखनी होंगी। आपने देखना होगा कि उस प्रॉब्लम में कौन कौन सी एनर्जीज डिक्रीज हो रही हैं और कौन कौन सी एनर्जीज इंक्रीज हो रही हैं। जो एनर्जीज डिक्रीज हो रही हैं उसको आपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन करना है और जो एनर्जीज इंक्रीज हो रही हैं उनको आपने इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मेंशन करना है और स्टूडेंट्स दोनों को इक्वल कर देना है। इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हमने डिटेल में समझ लिया। इसके बाद आपके साथ जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो पावर का है। पावर आपके साथ हम इसे डिफाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। स्टूडेंट्स, पावर का ऐसा यूनिट जो है वो आपके साथ वॉट्स है। ठीक है, और साथ में एक दूसरा यूनिट भी है पावर का जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कन्वर्जन भी ध्यान में याद रखें कि 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं और 1.34 हॉर्स पावर्स होते हैं। ये कन्वर्जन आ सकते हैं, ये आपको एज इट इज याद हो तो आपका टाइम वहाँ पे कंज्यूम होने से बच जाएगा। 2 बातें ग्राफिकल एनालिसिस में जहन में रखें कि वर्क टाइम ग्राफ जो होता है इसका स्लोप हमें पावर देता है। द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज नोन एज पावर। और दूसरा जो है पावर टाइम ग्राफ जो होता है, पावर टाइम ग्राफ का एरिया हमें वर्क देता है। वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप हमें पावर देता है और पावर टाइम ग्राफ का एरिया हमें वर्क प्रोवाइड करता है या ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो इसमें स्टूडेंट्स फिर एक एनर्जी का यूनिट भी आता है, उसे हम किलो वाट आवर कहते हैं, जिस पे ऑलरेडी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में डिटेल में बात हो चुकी है। सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में उस पर हमारी डिटेल में बात हो चुकी है। तो वो वही किलो वाट आवर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, और उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो आप जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में हमने वो टॉपिक पढ़ा था वहां से उसे गो थ्रू कर लें। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर एनर्जी के पीएमडीसी के लिहाज से जो टॉपिक्स हमारे इंक्लूड थे उसको हमने गो थ्रू कर लिया है। और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 जो है ये आपके साथ है रोटेशनल मोशन का चैप्टर। और आपने पढ़ा होगा कि मोशन की 3 मेन टाइप्स हैं। एक आपके साथ है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा आपके साथ है रोटेशनल मोशन, और तीसरा आपके साथ है वाइब्रेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में इन तीनों मोशंस के पैरामीटर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के अपने पैरामीटर्स हैं, रोटेशनल मोशन के अपने पैरामीटर्स हैं, और वाइब्रेशनल मोशन के अपने पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो लेकिन हम एक ऐसा अब एक टेबल डिस्कस करेंगे जिस टेबल में आपको ये फील आ जाएगी कि ये जो रोटेशनल मोशन है ये कोई नया चैप्टर नहीं है, बल्कि इस चैप्टर को ऑलरेडी जो है आपने एज इट इज एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि पावर के टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करें, तो जरा पावर को जो है डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इस रोटेशनल के चैप्टर की तरफ हम दोबारा आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पावर जो है इसकी डिफिनीशन क्या है? पावर की आपके साथ डिफिनीशन है द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट है आपके साथ, पावर का जो एसआई यूनिट है वो अगर आप इसको देखें तो 1 जूल बाय 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 जूल बाय 1 सेकंड को हम क्या कहते हैं? उसको हम 1 वॉट कहते हैं। तो 1 वॉट का पावर कौन सा पावर होगा? मिसाल के तौर पे आपके साथ एक मशीन है और वो 1 जूल्स का वर्क कर रही है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो फिर हम कहेंगे कि उस मशीन का पावर कितना है? उस मशीन का पावर आपके साथ 1 वॉट है। लेकिन अगर एक मशीन का पावर 10 वॉट्स है तो इसका क्या मतलब होगा कि वो मशीन 1 सेकंड में क्या करेगी? वो मशीन 1 सेकंड में 10 जूल्स का वर्क करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 वॉट का जो पावर होगा ये 1 वॉट से क्या होगा? 1 वॉट से ज्यादा होगा। तो अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो वर्क है ना, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के साथ रिलेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभार आप पावर का ये फार्मूला यूज करेंगे mgh बाय टाइम, तो कभी कभार आप पावर का ये फार्मूला यूज करेंगे कि हाफ mv² बाय टाइम, क्योंकि वर्क जो है ये काइनेटिक में भी कन्वर्ट हो सकता है और वर्क जो है ये पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो मुख्तलिफ फार्मूलाज जो है वो पावर के यूज हो सकते हैं। अब आप अगर एक ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ के y एक्सिस को वर्क से शो कर दें और x एक्सिस को टाइम से, और आप इस ग्राफ का क्या मालूम करें? आप इस ग्राफ का स्लोप मालूम करें, तो आपको राइज को रन पे डिवाइड करना होगा, मतलब वर्क को टाइम पे डिवाइड करना होगा। वर्क को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? पावर आएगा। अब देखिए, अब आपको रेस्ट एंड मोशन का चैप्टर अगर आपने देखा हो तो हमने वहां पे डिफरेंट केसेस में स्लोप्स पढ़े थे। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इस स्लोप के बारे में बताएं जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होती है? जरा कमेंट्स में बताएं स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके स्लोप की वैल्यू क्या है? इस लाइन नंबर 1 के बारे में भी बताएं, और अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लूं तो इस लाइन नंबर 2 के बारे में भी बताएं, और अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लूं तो इस लाइन नंबर 3 के बारे में भी बताएं कि लाइन नंबर 1 का क्या स्लोप है, लाइन नंबर 2 का क्या स्लोप है, और लाइन नंबर 3 का क्या स्लोप है। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए लाइन नंबर 1 जो है इसका स्लोप 0 है, मतलब इसका पावर 0 है। इस लाइन नंबर 2 का स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका पावर पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा। और लाइन नंबर 3 का स्लोप जो है ये नेगेटिव है, तो इसका पावर क्या होगा? नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगा। ये जो स्लोप का आइडिया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप जो है वो लेक्चर जो हमने रेस्ट एंड मोशन पे जो लेक्चर अपलोड किया है इसी ऑनलाइन सीरीज में, वो आप देखें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके साथ जो है ये स्लोप जो है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, और एरिया को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर अगर हम कौन सा ग्राफ बना लें? अगर हम ग्राफ बना लें पावर और टाइम का, तो स्टूडेंट्स आप जरा खुद सोचें कि पावर को टाइम पे डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है कि पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट्स, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम वर्क कहते हैं। तो फिर इस ग्राफ का जो है हम स्लोप फाइंड नहीं करते, बल्कि इस ग्राफ का हम क्या फाइंड करते हैं? इस ग्राफ का हम एरिया फाइंड करते हैं। और इस ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होता है? वो वर्क के इक्वल होता है या फिर वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो 2 बातें पावर के लिहाज से जरूर याद रखें। पहली बात क्या है कि द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज नोन एज पावर, और दूसरी बात क्या याद रखें कि द एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ इज नोन एज वर्क और एनर्जी, ठीक है। द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज नोन एज पावर एंड द एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ इज नोन एज वर्क और एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम रोटेशनल मोशन की तरफ। स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन में पहले हमने एक टेबल डिस्कस करना है जिससे आपको ये अंदाजा हो सके, जिससे आपको ये फील आ सके कि ये हम कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये चैप्टर ऑलरेडी हमने सारा पढ़ा हुआ है। तो इस टेबल में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिर्फ पैरामीटर्स डिफरेंट है, सिर्फ सिंबल्स का फर्क है, बाकी जो है ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 3 में रेस्ट एंड मोशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन को जरा सा रोटेशनल मोशन के साथ कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल मोशन में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, और उस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम जो है क्या कह रहे होते हैं? उसको हम डी कह रहे होते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका यूनिट मीटर्स होता है। जबकि रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, इसको ओमेगा कहा जाता है, और सॉरी इसको थीटा कहा जाता है, और ये किस यूनिट में मेजर होता है? रेडियंस में। अच्छा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में मेजर होती है, जबकि रोटेशनल वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में मेजर होती है। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रोटेशनल एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल
ट्रांसलेशनल मोशन में मास जो होता है ये जिसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है केजी। लेकिन रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है उसका यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल मोशन में स्टेट चेंजर जो है उसको फोर्स कहते हैं और उसका यूनिट न्यूटन होता है। और स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन में जो स्टेट चेंजर होता है, रोटेशनल मोशन में स्टेट चेंजर को टॉर्क कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। स्टूडेंट, जिस तरह आप न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, उसी तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल के लिए भी है, वो है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। स्टूडेंट, जिस तरह आप न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखते हैं कि इफ F इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0, उसी तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ रोटेशनल के लिए भी है कि इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जिस तरह आप न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं Vf इज इक्वल टू vi प्लस at, यही इक्वेशन रोटेशनल के लिए भी है, ओमेगा F इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा t। इसी तरह S इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ at स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा i t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। जिस तरह लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जिस तरह लीनियर मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड, तो एंगुलर मोमेंटम उसका फार्मूला आरपी है और उसका यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है पी स्क्वायर बाई 2m, उसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है एल स्क्वायर बाई 2i। जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ है फोर्स इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ है टॉर्क इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक्स ऑलरेडी आपने सारे पढ़े हुए हैं। मतलब सिर्फ जो है वो सिंबल्स में फर्क है। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए कहते हैं लेकिन रोटेशनल एक्सेलरेशन को हम अल्फा कहते हैं। लेकिन जो काम लीनियर एक्सेलरेशन का है वही काम रोटेशनल एक्सेलरेशन का है, और लीनियर एक्सेलरेशन का काम है लीनियर वेलोसिटी को चेंज करना और रोटेशनल एक्सेलरेशन का काम है रोटेशनल वेलोसिटी को चेंज करना। फोर्स का काम लीनियर स्टेट को चेंज करना है और टॉर्क का काम रोटेशनल स्टेट को चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये चैप्टर नया चैप्टर नहीं है हमारे लिए, ये चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स, एक बात बहुत जरूरी बात, जो कि रोटेशनल क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज में एक वाज़ेह फर्क है। वो वाज़ेह फर्क क्या है? वो वाज़ेह फर्क ये है कि लीनियर क्वांटिटीज की डायरेक्शन तो हर तरफ हो सकती है। लीनियर क्वांटिटीज की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे हो सकती है, वाई एक्सिस पे हो सकती है, आगे की तरफ हो सकती है, राइट की तरफ हो सकती है, लेफ्ट की तरफ हो सकती है, पीछे की तरफ हो सकती है। लीनियर क्वांटिटीज की डायरेक्शन हर तरफ हो सकती है, लेकिन एंगुलर क्वांटिटीज की स्टूडेंट्स सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती हैं, या एंगुलर क्वांटिटी क्लॉकवाइज होती है या एंगुलर क्वांटिटी एंटी क्लॉकवाइज होती है। और स्टूडेंट्स, इनकी डायरेक्शंस के बारे में तीन बातें याद रखें। स्टूडेंट्स, इनकी डायरेक्शंस जो होती है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक्सिस को पैरेलल होती है, और तीसरी बात, इन डायरेक्शंस को हम एक्सियल डायरेक्शंस कहते हैं। क्लियर है? पहली बात क्या हुई कि एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, दूसरी बात एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी, तीसरी बात एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को एक्सियल डायरेक्शंस भी कहा जाता है क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम एंगुलर क्वांटिटीज को जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एंगुलर क्वांटिटी है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वही थीटा है जिसको हम जो है चैप्टर 1 मेजरमेंट्स में जिसे हम प्लेन एंगल कहते थे, उसको यहाँ पे अब हम क्या कहने लगे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहने लगे हैं। स्टूडेंट्स, इसके बारे में पहली बात तो ये याद रखें कि इसकी वैल्यू अगर स्मॉल हो, और कितनी स्मॉल हो मतलब 10 डिग्रीज या उससे कम हो, तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस क्वांटिटी को वेक्टर कंसीडर किया जाता है, और अगर इसकी वैल्यू 10 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर इस क्वांटिटी को स्केलर कंसीडर किया जाता है। कभी कभार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो एट द सेम टाइम स्केलर भी है और वेक्टर भी है, तो उसके लिए आपने क्या कहना है कि वो असल में आपके साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एट द सेम टाइम स्केलर भी है और वेक्टर भी है। स्टूडेंट्स, इनके तीन यूनिट्स हैं, रेडियन, रिवोल्यूशन और डिग्री, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट इसका क्या है? ऐसा यूनिट इसका रेडियन है। स्टूडेंट्स, कन्वर्जन आप किस फार्मूला के जरिए करोगे? कन्वर्जन आपके साथ होगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। और स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, इस पे एज इट इज आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्रीज होता है, पाई बाई 2 90 होता है, पाई बाई 4 45 होता है, पाई बाई 3 60 होता है और पाई बाई 6 30 होता है। तो ये आपके साथ कुछ जो है वो स्पेशल केसेस हैं, इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखिए कि 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज होता है, जबकि 1 डिग्रीज जो है ये 0.0017 रेडियन के इक्वल होता है। और ये बात भी याद रखिए कि रेडियन बड़ा एंगल है और डिग्री क्या है? ये छोटा एंगल है। स्टूडेंट्स, इस आपके साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की दो डायरेक्शंस हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन प्लेन को आउटसाइड द प्लेन होगी और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी। आउट ऑफ द प्लेन को हम डॉट से शो करते हैं और इनटू द प्लेन को हम क्रॉस से शो करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के लिए। एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यूनिट इसका है रेडियन पर सेकंड। स्टूडेंट्स, इसके तीन यूनिट्स हैं, रेडियन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, और इसका एक कमर्शियल यूनिट भी है स्टूडेंट्स, आरपीएम। अच्छा, आरपीएम को अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई बाई 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर रेडियन पर सेकंड को आरपीएम में कन्वर्ट करना है तो 60 बाई 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? ओमेगा की डायरेक्शन थीटा के बराबर होगी। जो थीटा की डायरेक्शन होगी वही ओमेगा की भी होगी। मतलब अगर थीटा क्लॉकवाइज है तो ओमेगा भी क्लॉकवाइज होगा, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? थीटा की डायरेक्शन की इक्वल होगी। और अगर स्टूडेंट्स ये बात आप ज़हन पे जोर डालें तो यही बात तो हमने लीनियर वेलोसिटी में भी की थी ना। लीनियर वेलोसिटी में हमने क्या कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। अब स्टूडेंट्स कुछ बातें
जो एमसीक्यूज में बार बार देखी गई हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि अगर किसी बॉडी का ओमेगा कांस्टेंट होगा ना, तो समझ लें कि उस पे अल्फा 0 है, और अगर अल्फा 0 है तो ये भी समझ लें कि उस पे टॉर्क भी क्या होगा, उस पे टॉर्क भी 0 होगा, ठीक है। और अगर किसी बॉडी का ओमेगा आपके साथ कांस्टेंट नहीं है, किसी बॉडी का ओमेगा क्या है, वो वेरिएबल है, तो समझ लें कि उस पे अल्फा भी 0 नहीं है, और ये भी समझ लें कि उस पे टॉर्क भी 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है ये जो आपके साथ घड़ी के 3 आपके साथ नीडल्स होते हैं, जो घड़ी में एक सेकंड की नीडल होती है, एक मिनट्स की नीडल होती है, एक आवर्स की नीडल होती है, इन नीडल्स की एंगुलर स्पीड पे बार बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज हैं ये आप बिल्कुल याद कर लें कि सेकंड हैंड की ये 3 स्पीड्स हैं, और ये रेडियन पर सेकंड में भी है, रेडियन पर मिनट में भी है, रेडियन पर आवर्स में भी है, ठीक है। इसी तरह मिनट्स हैंड की भी ये 3 स्पीड्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, और आवर्स हैंड की भी ये 3 स्पीड्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और जो डेली रोटेशन ऑफ अर्थ है उसकी स्पीड क्या है, वो 2 पाई बाई 24 आवर्स है, या पाई बाई 18 है। स्टूडेंट्स इन पूरे जो है एंगुलर स्पीड्स के केस में हमने जो फॉर्मूला यूज किया है, जिससे हमने एंगुलर स्पीड्स फाइंड किया है, वो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है। मतलब आप ओमेगा को इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी से। ये जितनी भी स्पीड्स हैं ये इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए निकाली गई हैं, लेकिन ये वैल्यूज जो हैं आप एज इट इज ये सारी वैल्यूज याद कर लें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में ये वैल्यूज देखी गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट्स किसकी तरफ, एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट जो है ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ है रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट्स? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 2 तरीकों से फाइंड हो सकती है। पहला, आप एंगुलर एक्सेलरेशन को कंपेयर कर सकते हो टॉर्क के साथ, और अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन को टॉर्क के साथ कंपेयर करते हो तो स्टूडेंट्स टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, ऑलवेज, क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ है। ये न्यूटन सेकंड लॉ है कि एवरी टॉर्क प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। और अगर आप चाहो तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन को ओमेगा के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो ओमेगा के साथ अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो 2 केसेस हैं, फिर आपको ओमेगा को देखना होगा कि ओमेगा बढ़ रहा है या ओमेगा कम हो रहा है। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो स्टूडेंट्स अल्फा और ओमेगा पैरेलल होंगे, और ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कहा जाएगा। लेकिन अगर ओमेगा कम हो रहा है तो फिर स्टूडेंट्स अल्फा और ओमेगा एंटी पैरेलल होंगे, और ऐसी एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, ऐसी एक्सेलरेशन को नेगेटिव कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपके साथ एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज के 4 लिंक्स हैं, 4 फार्मूलाज हैं, और ये फार्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं। इसको एज इट इज आपने सबको याद करना है। S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, और L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इनका ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब S इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा गलत है, S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर जो है ये आपके साथ ठीक है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हम जो आपके FSC के बुक्स में जो फार्मूलाज गिवन है वो असल में इनके स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। ये जो हम जो फार्मूलाज यूज करते हैं ये उनके स्पेशल केसेस हम यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये तमाम फार्मूलाज क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी जो है डिस्कस करने के लिए है कि ये जो फार्मूला है इसमें आप जो एक्सेलरेशन देख रहे हैं, ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर में, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, याद रखें। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये बहुत जरूरी बात है स्टूडेंट्स कि A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर में जो एक्सेलरेशन आपको नजर आ रही है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। स्टूडेंट्स, आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की 12 प्रॉपर्टीज नजर आ रही होंगी। इन 12 प्रॉपर्टीज को सबको आपने ध्यान में रखना है। तो एक दफा मैं गो थ्रू कर लेता हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है, टेंजेंशियल फोर्स 0 होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स नॉन जीरो होता है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है लेकिन मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, टॉर्क 0 होता है, अल्फा 0 होता है, और इसका ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इसका कांस्टेंट होता है, और हम कहते हैं कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट्स, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को आंसर करके हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तमाम जो रिलेटेड बातें हैं वो हमें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि क्या इस मोशन के लिए किसी फोर्स की जरूरत है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कि यस, इस मोशन के लिए फोर्स की जरूरत है। और इस मोशन के लिए फोर्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस मोशन में आप देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी को चेंज करना ये तो फोर्स का काम है। तो इसका मतलब ये है कि इस मोशन के लिए फोर्स की जरूरत है, ठीक है। फोर्स के बगैर ये मोशन नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि इज फोर्स नीडेड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका आंसर क्या है कि यस, फोर्स इज नीडेड। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कैसा फोर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें ऐसा फोर्स चाहिए जो स्पीड को तो चेंज ना करें, जो स्पीड को सेम ही रहने दे, और सिर्फ किसे चेंज करें, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करें। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज है ये दोनों, ये किस फोर्स में होती है स्टूडेंट्स? ये उस फोर्स में होती है जो फोर्स वेलोसिटी को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें ऐसा एक फोर्स चाहिए जो फोर्स क्या हो, जो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो, हमें ऐसा फोर्स चाहिए। और स्टूडेंट्स, इसी फोर्स को क्या कहते हैं जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाता है, इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कोई जो है मतलब एक्चुअल फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये एक लेबल है जो हर उस फोर्स पे लग जाता है जो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाती है। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे ये लेबल लग जाएगा। अगर टेंशन का फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाए तो टेंशन के फोर्स पे ये लेबल लग जाएगा। जिस फोर्स ने वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाना है उस फोर्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स का लेबल लग जाएगा, ठीक है। तो हमें कौन सा फोर्स चाहिए? हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन
उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन होना चाहिए, 20 न्यूटन, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे साथ फॉर्मूला है, या तो उसका फॉर्मूला है mv²/r या फिर उसका फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये उस फोर्स के फॉर्मूलाज हैं। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज भी लिख लेते हैं, या तो वो v²/r है या r ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये एक ट्रांसलेशनल फॉर्म है और एक उसका रोटेशनल फॉर्म है। तो कितना फोर्स चाहिए, mv²/r। मतलब ये है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि एक बॉडी है, उसका मास 10 kg है, उसकी वेलोसिटी 10 है, रेडियस भी 10 है, तो कितना फोर्स चाहिए होगा, तो हम उसके लिए करेंगे 10 × 10²/10। तो उसके लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, 100 न्यूटन का। तो कितना फोर्स चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे और वहां से पता चल जाएगा कि कितना फोर्स चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, कौन प्रोवाइड करेगा ये जो mv²/r का फोर्स चाहिए, ये कौन इसे प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहां पे बात की कि जो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा वही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल को। मिसाल के तौर पे आप सोचें कि ये जो सन है ना और ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब सन और अर्थ में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ की वेलोसिटी को क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है किसे, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। इसी तरह अगर लेट्स सपोज आपके साथ क्या है, एक रस्सी है और एक रस्सी के साथ आपने क्या बांधा हुआ है, एक स्टोन बांधा हुआ है, और ये उस रस्सी का फोर्स है टेंशन। तो अब टेंशन वेलोसिटी के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 का। तो इसका मतलब यहां टेंशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल का। या लेट्स सपोज ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान एक फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हम कह सकते हैं। तो वो क्या करती है, वो वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। मतलब कहने का ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बनाएगा वो फोर्स क्या क्रिएट करना शुरू कर देगा, वो सेंट्रीपिटल को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। और स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन, अगर ये प्रोवाइड जो चीज कर रहा है अगर ये रिक्वायरमेंट के इक्वल ना हुई फिर क्या होगा स्टूडेंट्स। अगर लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे फ्रिक्शंस जो है उसने प्रोवाइड करना है, ठीक है, और फ्रिक्शंस ने कितना फोर्स प्रोवाइड करना है, mv²/r। अगर फ्रिक्शंस में ये एबिलिटी ना हुई कि वो सारा mv²/r का फोर्स आपके साथ क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में या तो आपको अपना मास क्या करना होगा, कम करना होगा, ताकि जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो सके, या फिर आपको अपनी रोटेटिंग स्पीड कम करनी होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया स्टूडेंट्स, तो नेचर आपके रेडियस को बढ़ाकर आपको सर्कल से बाहर की तरफ गिरा सकता है। तो उस केस में फिर ये सिचुएशन होगी। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर नंबर 5 में। जो सबसे जरूरी कंसेप्ट है वो आपके साथ है हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल सर्कल जो होता है उसमें कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, और इसी तरह वर्टिकल सर्कल में भी कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में आपने पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि हॉरिजॉन्टल सर्किट में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और उसका फॉर्मूला होता है √3gr। और दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन भी कांस्टेंट होती है। और तीसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन जो होती है वो mv²/r की इक्वल होती है। और चौथी बात ये ध्यान में रखनी है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन और वेट जो होता है उनका एंगल 90 होता है, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आते हैं वर्टिकल सर्कल की तरफ। वर्टिकल सर्कल में यहाँ तो देखें, यहाँ तो ये थीटा क्या है, हमेशा 90 रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स वर्टिकल सर्कल में थीटा क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। और आप जरा ये डिफरेंट सिचुएशंस देखें डायग्राम में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन और वेट दोनों पैरेलल हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल 0 है। इस पोजीशन पे ये जो आपको नजर आ रहा है, इस पोजीशन पे टेंशन और वेट का एंगल 90 है, और बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे आप देख लें तो टेंशन और वेट का जो एंगल है वो 180 है। ठीक है, तो ये आपके साथ 3 पोजीशंस हैं। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल सर्कल में हर पॉइंट पे एंगल क्या होता जाता है, हर पॉइंट पे एंगल आपके साथ चेंज होता जाता है। दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, तो वो ये ध्यान में रखनी है कि हर पॉइंट पे स्पीड भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, अगर हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है तो फिर हर पॉइंट पे स्पीड भी चेंज होगी। तो इसीलिए आपको स्पीड का जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, जिसमें आप कोई भी स्पीड पर फाइंड कर सकते हैं, 3gr - 2gr cos ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स तीसरी बात ये याद रखें कि टेंशन भी हर पॉइंट पे चेंज होगी। ठीक है, तो जब टेंशन हर पॉइंट पे चेंज होगी तो फिर आपको टेंशन का भी फार्मूला याद होना चाहिए, टेंशन = mv²/r - mg cos थीटा। ये दोनों फार्मूलाज आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों फार्मूला से मैंने आपके लिए स्पीड फाइंड की है टॉप पर, और स्पीड फाइंड की है बॉटम पर, और टॉप पे भी टेंशन फाइंड की है और बॉटम पे भी टेंशन फाइंड की है। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये जो टॉप पे आपको स्पीड नजर आ रही है √gr, अगर इससे स्पीड कम हो गई तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो बॉडी सीधा आपके सर पे आके गिरेगी। और ये जो बॉटम पे आपको स्पीड नजर आ रही है 5gr, अगर इससे स्पीड बढ़ गई तो स्टूडेंट्स फिर रस्सी के रोप के टूटने का खतरा होगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल सर्कल में बहुत जरूरी बातें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे साथ आखिरी टॉपिक है रियल वेट एंड अपरेंट वेट। स्टूडेंट्स रियल वेट के लिए और अपरेंट वेट के लिए जनरली आप क्या करें, उसके लिए जनरली आप 3 बातें जहन में रखें। पहली बात आप ये जहन में रखें कि इफ अ बॉडी इज इन अपवर्ड एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड डिसेलरेशन, जब एक बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेशन में हो या फिर डाउनवर्ड डिसेलरेशन में हो तो उस वक्त स्टूडेंट्स इसका अपरेंट वेट क्या होता है, वो रियल वेट से ज्यादा होता है। पहला केस क्या है कि इफ अ बॉडी इज इन अपवर्ड एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड डिसेलरेशन, तो उस केस में अपरेंट वेट जो होता है वो रियल वेट से ज्यादा होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपरेंट वेट = mg + ma। ठीक है,
दूसरी बात ये याद रखें कि इफ अ बॉडी इज एन अपवर्ड डिसेलरेशन और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अपवर्ड डिसेलरेशन और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, इस केस में अपरेंट वेट जो होता है ये रियल वेट से क्या होता है, कम होता है, और उसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, अपरेंट वेट इज इक्वल टू mg माइनस ma। और स्टूडेंट्स आखिरी केस जब आपके साथ फ्री फॉल होता है तो स्टूडेंट्स फ्री फॉल में अपरेंट वेट कम होते होते जीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके साथ जो है कुछ बातें थी रोटेशनल मोशन के हवाले से, चैप्टर नंबर 5 के हवाले से, और ये भी हमारी क्लियर हो गई। इस चैप्टर में एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट आप एक नज़र सैटेलाइट मोशन को भी ज़रूर देखें, और ख़ास तौर पे सैटेलाइट मोशन में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आपके साथ जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो वो वैल्यूज़ जो है मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये आपको एज अ बेनिफिट ऑफ डाउट याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पे जो है क्वेश्चन आए तो आपको इनकी वैल्यूज़ का पता हो। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल की क्लास में हम वर्क पावर एनर्जी और रोटेशनल मोशन के MCQs डिस्कस करेंगे। अपनी स्टडीज़ बरकरार रखिए और अपना ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल तक दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।